हम गांव भर आपको कहाँ ना कहाँ ढूंढे हैं। वो कहाँ खाते? बहुत थक गए हैं, आराम थोड़ा कर सा लीजिए, थोड़ा आराम करके कर लीजिए। लिया जाए। पसीना पसीना हो गए। पता नहीं कैसा ऑफिस लेके जाते हैं, रोज घर से जाते हैं और फिर वैसे ही चले आते हैं, कोई बात ही नहीं बनता है। हाँ सही बोली, गलत ऑफिस में चले गए थे। झूठे मूठे दिन भर ऑफिस लेके जाते हैं। ऑफिस, हाँ, कोई बताने वाला सही आदमी मिलता ही बीएड नहीं का है। सही मिलता ही नहीं है लोग। नहीं, हम बीएड करेंगे, आप डीएलएड कीजिएगा। हाँ है अच्छा ना? हुआ, हाँ आप ही अरे, बीएड कीजिएगा। रंजना भाभी, प्रणाम भाभी। अरे क्या हुआ, किस टेंशन में है? जैसे कि हम लोग को ना देखिए, हाँ, बोलिए, बोलिए। ये भी ग्रेजुएशन किए हैं, हाँ। हम भी ग्रेजुएशन किए किए हैं, हैं। और हमारा ये बच्चे से माने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारा भी पढ़ाई में रुझान है। रुझान, तो हमारा मन है ना, हम लोग को बीएड करना है और डीएलएड करना है। कोई बता ही नहीं रहा है कि कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरा काम होगा नहीं, मन करता है कि पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा मतलब एक प्रशिक्षित जानकारी लेकर अपना बच्चों को पढ़ाएं। इसी चक्कर में पता नहीं कौन ऑफिस रोज लेके जाते हैं, ऑफिस बंदे रहता है, समझे में नहीं आता है कहाँ लेके जाते हैं, फिर वही आके खड़े हैं। रंजना भाभी मेरी बात सुनिए, के लिए आप टेंशन में काहे हैं? इतना पढ़ी लिखी हुई हैं आप, अब भैया भी आप भी पढ़े लिखे हुए हैं। चलिए, आज हमारे बीच में पटना वुमेन्स कॉलेज के डॉक्टर उपासना जी आ रही हैं, जो पटना वुमेन्स कॉलेज के डीन हैं। वो शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। चलिए उन्हीं से हम मिलाते हैं और शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो हम लोगों के कोर्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे, कैसे रोजगार मिलेगा, बता देंगे, सब चीज बता देंगे। देखिए इस बार सही जगह ले चलिएगा, परेशान होने का कल को मन नहीं करता, बहुत दुख है। ऐसा नहीं है, आपका ना? पड़ोसी होते हुए भी आपको हम गलत राह दिखाएंगे। एकदम आप इतना पढ़े लिखे हुए हैं भैया, आप भी पढ़े लिखे हुए वही हैं तो। दोनों आदमी ऐसे ही रह जाएंगे। चलिए हम ले चलते हैं आपको। एक काम कीजिए, हम चलते हैं आगे, आप लोग आइए पीछे, और तब तक हम बगीचा में बैठे हुए रहेंगे, मैम भी रहेंगे, आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है ना? तो हम चलते हैं, आप लोग आइए। ठीक। चलिए एक बार में हीरा लाल जी आए हैं, कहे हैं तो मिल लेते हैं मैडम से। चलिए। वो ठीक ही कह रहे होंगे। मैम हमारे बीच में एक आ रहे हैं, वो रंजना भाभी और रंजन भैया हैं। वो पूछना चाहते हैं कि शिक्षा शास्त्र क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी। आ ही गए। प्रणाम मैम। जी जी, आइए आइए, प्रणाम बैठिए। रंजना भाभी बैठिए, रंजन भैया बैठिए। यही है डॉक्टर उपासना सिंह जी। अब आप पूछिए, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। जी मैम, ये शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षा शास्त्र का अध्ययन एक विषय के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार जैसे हम बाकी विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे गणित का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन, राजनीति शास्त्र का अध्ययन, वैसे ही एक ये इसका हम विषय के रूप में अध्ययन करते हैं। पहले लोग टीचर ट्रेनिंग करते थे, अब लोग बीएड डीएलएड ऐसे करते हैं, तो क्या ऐसे में शिक्षा के मूल स्वरूप को जानने के लिए मतलब ये शिक्षा शास्त्र का शब्द का प्रयोग किया जाता है क्या? देखिए ऐसा है कि शिक्षा शास्त्र का अगर हम अर्थ देखें कि इसका अर्थ क्या है, तो शिक्षा शास्त्र की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों से हुई है। एक है एडुकारे और दूसरा है एडुसेरे। और इसका मतलब होता है कि किसी को ट्रेन करना या किसी के अंदर जो कुछ भी है उसको उभार के सामने लेकर आना। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि शिक्षा का अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर जो भी क्षमताएं हैं, उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं उनको उभार कर बाहर लेकर आना, ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। तो शिक्षा शास्त्र का जो उत्पत्ति हुई है वो इसी थॉट, इसी विचार के साथ हुई है। जैसे कि मैम हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो ये बताइए कि एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण और कैसी बारीकी होनी चाहिए ताकि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें? ठीक है, आपका किस विषय में ग्रेजुएशन? जी हमारा पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, राजनीति शास्त्र। जी ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो एक शिक्षक के अंदर, आपके अंदर होना चाहिए, वो है अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान। जी ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस स्तर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी ठीक है। अगर आप छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके पढ़ाने का तरीका अलग होगा। अगर आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। और तीसरी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि आपका संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए। जी। कम्युनिकेट करने की कैपेसिटी आपकी अच्छी तरीके से विकसित होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले को समझा सकें। संप्रेषण मतलब ये कि हम अपने बात को आपको समझाएं और आपको बिल्कुल। समझने में सरलता का अनुभव हो। अनुभव हो, बिल्कुल। आसानी हो, जी, आसानी ताकि बच्चे समझ पाए। जी जी किसी भी प्रकार के संप्रेषण में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसकी विषय वस्तु या उसका कंटेंट, जी और दूसरा होता है उसका आशय या उसका इंटेंट। जी तो जब आपने कंटेंट को उसी इंटेंट में समझा दिया जी जिसमें आप समझाना चाहते हैं, जी। तो हम कहते हैं कि संप्रेषण हमारा पूर्ण हो गया। जी मैम। तो ये भी एक कला है, एक कौशल है, जी। और इसका विकास आपके अंदर होना ही चाहिए। जी अच्छा मैडम, नई शिक्षा नीति में रोजगार के क्या संभावना है? जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो शिक्षा के स्वरूप को बदलने की ही बात की गई है। जी। उसकी मूलभूत संरचना ही बदलने वाली है। जैसे अभी तक हम लोगों ने 10+2 सिस्टम के बारे में बात किया, जी। अब हम 5+3+3+4 सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जी, जी। यानी जो पहले औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती थी कक्षा 1 से, जी। है ना, और जो कक्षा 1 के पहले की शिक्षा होती थी वो अनिवार्य नहीं थी। जो लोग कर सकते थे वो करते थे। कुछ आंगनवाड़ी केंद्र थे जहाँ पे इनको पढ़ाया जाता था, पर उसमें औपचारिकता का अभाव था। कोई ऐसा यूनिवर्सल कोई करिकुलम नहीं था जिसका इस्तेमाल किया जाता था, लागू ठीक हो है, सके लागू या हो कर- सके, जी, बिल्कुल। जी। लेकिन आज के समय में नई शिक्षा नीति के साथ कक्षा 1 से पहले भी 3 साल जी। उसको फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा में शामिल किया जा रहा है। तो 3 साल की पूर्व प्राइमरी शिक्षा और साथ में 2 साल की प्राइमरी शिक्षा यानी कक्षा 1 और कक्षा 2, ठीक, इनको मिलाकर 5 इयर्स हो गया। उसके बाद कक्षा 3, 4, 5 मिलाकर +3, 6, 7, 8 मिलाकर +3 और फिर 9, 10, 11, 12 मिलाकर +4। इनका भी कहना है कि हम ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। रंजना भाभी भी बोल रही हैं ग्रेजुएशन करके बैठे हो, हम क्या करें, अब मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। तो आप पहले, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जी। तो सबसे पहले आप बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ। मैम। ठीक, तो जी। इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, ठीक है। और क्योंकि बच्चों को आवश्यकता है, आजकल के समाज में जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे तो होते हैं जी। लेकिन बच्चों को समय नहीं दे पाते, जी। है ना, जी, जी, क्योंकि जी। उनका ऑफिस का शेड्यूल ऐसा होता है जी, कि जी। उन्हें सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, काफ़ी थके हुए होते हैं, तो उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो कई बार ट्यूटर्स रखते हैं। ठीक, होम ट्यूशन भी है। जी। इसके अलावा आप जैसे जैसे पॉपुलर होते जाएं, आप अपने यहाँ भी बच्चों को ट्यूशन करा सकते हैं। जी, जी। और इस तरीके से आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ये तो सिर्फ एक बात है। इसके अलावा ऐसे अभी आजकल के ज़माने में जहाँ अगर आपको तकनीकी से आपका संबंध है जी। या आपने सीखा है, और कोविड ने तो हमें एक बात सिखा दिया कि हमें तकनीकी को समझना ही होगा, चाहे हम किसी भी उम्र में हैं। तो अगर आपको उसका ज्ञान है या अगर आप उसको सीख सकती हैं, तो आप, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको ज्वाइन करके और कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। अगर आपको अपने विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान है, उनको ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है जो अच्छा कंटेंट विकसित कर सके, जिसको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके, उसको जोड़ के वो ऑनलाइन भी कई दफ़ा बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करती हैं। ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताइए मैडम। कि का जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, ये नया नहीं है, लेकिन कोविड ने इसको बहुत प्रचलित कर दिया। खास करके तब जब हमने देखा कि लॉकडाउन के कारण सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए, तो बच्चों को काफ़ी नुकसान होने लगा। तो हमारी भारत सरकार ने बहुत तरीके के ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे कि बच्चे घर बैठे तकनीकी की सहायता से अपनी अपनी कक्षाओं में पढ़ सकें। इसके लिए उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए दूरदर्शन पे, रेडियो पे कई तरीके के प्रोग्राम शुरू किए। ना सिर्फ दूरदर्शन और रेडियो पे, बल्कि कई सारे ऐसे वेबसाइट्स भी बनाए, तैयार किए, जिसमें हर तरीके का कंटेंट, हर कक्षा का कंटेंट उपलब्ध है, चाहे हम कक्षा 1 की ही बात क्यों ना करें। तो कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के कक्षाओं का कंटेंट, विषय वस्तु, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल दीक्षा
जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नॉलेज शेयरिंग का, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म है। तो दीक्षा पोर्टल पे अगर आप जाएं तो भले आपके पास कोई किताब ना हो, लेकिन आपको बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन कंटेंट मिल सकता है जिसकी सहायता से आप पढ़ सकते हैं। और ये किसी भी स्तर के बच्चों के लिए उपलब्ध है, और आप कभी भी कहीं से भी आप इसको, अगर आपके पास इंटरनेट है, अगर आपके पास कनेक्टिविटी है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैम एक चीज़ और सवाल हम कर रहे हैं कि नए शिक्षा नीति में एक चीज़ है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं तो भाषाई स्तर पर मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और वो क्षेत्रीय भाषा में भी बोलकर वो बच्चों का जो भी विषय वस्तु हो वो पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो रंजन भैया ध्यान दे रहे हैं ना इस हाँ, चीज़ ध्यान पर? दे रहे हैं। जरूर ध्यान दीजिए आप। और एक चीज़ और है कि नई शिक्षा नीति में और क्या क्या चीज़ें बदलाव हुआ है कि जो और आसान कर दिया गया है शिक्षा शास्त्र को। ठीक है, जैसे आपने वीकर सेक्शन की बात की, जी, जी। ये प्रावधान हमेशा से रहा है। जी जी इसके बारे में बात करना कोई नई बात नहीं है। जी। ठीक है, सबसे अच्छी बात जो अभी आपने कहा कि शिक्षा नीति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होंगी। जी। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ऐसे शिक्षकों के लिए भी जो कि अपने ज़मीन के, अपनी मिट्टी के बहुत करीब हैं। जैसे स्थानीय भाषा में या मातृभाषा में शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है, तो अब ये कहा गया है कि अभी देखिए, अगर आप आमतौर पे देखें और अगर हम अपने रीजन की बात करें या नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, अलग अलग बेल्ट की कुछ प्रमुख भाषाएं होती हैं। जी जी। और शिक्षण प्रशिक्षण उसी भाषा में किया जाता है। ठीक, एक तो अंग्रेज़ी हो जाता है, हर बहुत जगह अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल्स हैं। और हम अगर अपने बेल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हिंदी माध्यम के भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। इसी तरीके से आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ के जो भाषाएं हैं उसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो अभी का जो समय है उसमें ये प्रावधान है कि कक्षा 5वीं तक आप क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बच्चे शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे शिक्षकों को तैयार करने की बात की जा रही है जिनका विषय वस्तु तो मजबूत हो ही, जिनकी विषय वस्तु तो मजबूत हो ही, साथ ही उनको अपने भाषा पर भी अच्छा कमांड हो, अच्छी पकड़ हो, ताकि वो ऐसे बच्चों को पढ़ा सकें। जी मैम, बिल्कुल। तो हम लोग शिक्षा शास्त्र पे बात कर रहे थे, तो हम एक बात पूछना चाहेंगे कि शिक्षा शास्त्र का लक्ष्य, उद्देश्य और सूत्र क्या है? देखिए, जैसे मैंने महात्मा गांधी के एक का उदाहरण दिया कि उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा। ठीक, वो तो इनेट टीचर थे, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, पर अपने आप में, बिल्कुल अपने आप में वो एक शिक्षक थे। तो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, ये तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा है कि शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कई स्तरों पर किया जाता है। जिस तरीके से हम बाकी विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे साइंस के विषय, विज्ञान के विषय हैं, या आपके समाज शास्त्र के विषय हैं, गणित हो गया, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस हो गया, उसी तरीके से हम शिक्षा का भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी हम 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, BA एजुकेशन, और उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA एजुकेशन कर सकते हैं। ये जो किस तरीके से करना है और इसका स्कोप क्या है, ये UGC के मानकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि बाकी कोर्सेज का, बाकी प्रोग्राम्स का किया जाता है। तो एक तो इसका इस तरीके से हम शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं और रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है कि आप शिक्षा शास्त्र का प्रोफेशनली अध्ययन करें, जो कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में या शिक्षा संस्थानों में, आजकल टीचर ट्रेनिंग की बात नहीं कही जाती, आजकल टीचर एजुकेशन की बात कही जाती है। ठीक है, तो उसमें आप करते हैं, वो भी कई स्तरों पर होता है अभी, जैसे कि DLED का प्रोग्राम हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BEd का प्रोग्राम हो गया, बैचलर डिग्री जिसमें आपको मिलती है एजुकेशन में। इसके अलावा उसके बाद आप MAd कर सकते हैं या MA एजुकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये सब मैम सरकारी संस्थान से होता होगा? बिल्कुल। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो हर डिस्ट्रिक्ट में डायट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वहाँ पे इस कोर्स को चलाया जाता है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे DLED की पढ़ाई होती है। मैडम, NTT क्या है और कहाँ पे इसका शिक्षा लिया जाता है? ठीक है, देखिए, NTT मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग।
ठीक है। तो इसकी जो पढ़ाई होती है वो नर्सरी लेवल पे टीचर्स को तैयार करने के लिए इस प्रशिक्षण को दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा शिक्षा का अलग अलग स्तर है, जैसे मैंने बताया। तो प्राइमरी टीचर या एलिमेंट्री टीचर के लिए बनने के लिए आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की आवश्यकता होती है। जब आप मिडिल लेवल या सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो वहाँ पे बीएड की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और एनटीटी उनमें से ही एक है। एनटीटी अभी तक इतना पॉपुलर प्रोग्राम नहीं रहा है। ज़्यादा पॉपुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीएड प्रोग्राम रहा है। लेकिन अब जब सरकार ने अभी कुछ वर्ष पहले एनसीटीई, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो उसने क्या किया है कि 4 ईयर प्रोग्राम की बात की है। 4 ईयर बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की बात की है, ठीक। तो जब हम उस प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो +2 है। मतलब कि +2 मतलब अब +2 नहीं रहेगा, अब 5 +3 +3 +4 रहेगा। तो उसके बाद आप कर सकते हैं। और उसी एक प्रोग्राम में अलग अलग स्तर के शिक्षकों को तैयार किया जाएगा। जैसे कि फाउंडेशन लेवल, जिसमें आप पहले एनटीटी होता था, तो अब फाउंडेशन लेवल के लिए शिक्षकों को तैयार किया जाएगा इसी प्रोग्राम के तहत। उसके अलावा आपका प्रेपरेटरी लेवल है, मिडिल लेवल है और सेकेंडरी लेवल है। तो अब इस एक ही प्रोग्राम के तहत सब प्रकार के शिक्षकों को तैयार किया जाएगा। मैम एक सवाल और है कि जैसे नई शिक्षा नीति में ये भी आ गया है कि अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होता है कॉलेज में या स्कूल में, तो वो बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या क्या आता है? देखिए, ऐसा है कि ये बात नई नहीं है जी, नहीं, इसको बस खाली एक जोड़ा गया है, हाँ। फॉर्मली इसको लिख दिया गया है जी। बहुत पहले की बात अगर हम करें तो करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे, जी जी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे, जी जी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर जिसमें आपके स्पोर्ट्स आ जाता था, ठीक है। तो अब फिर ये इस बात का एहसास हुआ लोगों को कि जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं हो सकता, आपको आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, फिजिकली भी आपको, बिल्कुल फिजिकली भी आपको फिट होना है, मेंटली भी आपको फिट होना है, ग्रुप में एडजस्टमेंट भी आपका होना है ना, तभी तो आप फुली प्रोडक्टिव इंडिविजुअल के रूप में जाएंगे। तो उस समय एक्स्ट्रा करिकुलर वर्ड को हटा दिया गया और 2 तरीके के टर्म्स हुए, करिकुलर और को करिकुलर। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें को करिकुलर वर्ड को भी हटा दिया गया है, अब सिर्फ करिकुलर है। तो जो भी आप कल्चरल एक्टिविटीज़ कर लीजिए या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर लीजिए, ये सब के सब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मैम तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि उसमें रोजगार तो मिल सकता है ना? बिल्कुल। तो उसमें आपके बहुत सारे ऐसे शिक्षक आएंगे जो उन स्पेशलाइज्ड चीज़ों में अपना योगदान दे पाएंगे। अभी शिक्षा नीति में एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो ये है कि उन्होंने 2 तरीके की ट्रेनिंग की बात की है। एक जनरलिस्ट, मतलब जो सब कुछ जनरल तौर पे करें, और एक स्पेशलिस्ट जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्पेशलाइज करें। तो दोनों की बात शिक्षा नीति ने की है। तो अब अगर आप सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, तो मैम चलते चलते हमारे गांव घर के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, शिक्षा को कभी बेरोजगारी से मत जोड़िए। शिक्षा हमेशा रोजगार से जुड़ी हुई है, आपको ये जानना और पहचानना है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार का मतलब यही होता है कि आप बड़े बड़े ऑफिसेज या कार्यालयों में जाकर काम करें। स्वरोजगार भी एक चीज़ होती है और उसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि आप जो भी कोर्स करें, जितनी भी पढ़ाई करें, मन से करें, दिल से करें, दिमाग से करें, और किसी भी तरीके के किसी गलत तरीके को ना अपनाएं अपने शिक्षा को ग्रहण करने में। जब आपकी विषय वस्तु मजबूत है, जब आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप किसी भी प्रकार के रोज़गार को ले सकते हैं। आपको उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सोचने के बजाय कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरा एसएससी क्लियर नहीं हुआ, मेरा बैंकिंग क्लियर नहीं हुआ, मैं आईएएस नहीं बन पाया, तो अब मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप ये ध्यान रखें कि शिक्षा का उद्देश्य मानव का संपूर्ण विकास करना है। उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको सामने लाकर पूर्ण रूप से उनको विकसित करना है।
आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उनको विकसित कीजिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके पास रोज़गार की कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। मैडम, आप गांव घर के इस कार्यक्रम में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप अपनी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या सुझाव हमें हमारे पते पे लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। हाँ तो दर्शकों, अब हमें और हमारे गांव घर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। फिर अगले अंक में मिलते हैं किसी और विषय वस्तु के साथ। तब तक आप लोकगीत को लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार। लिखी के पतरवा राजा अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। लिखी के पतरवा सैया अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। लिखी के पतरवा सैया अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। लिखी के पतरवा राजा अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। भावे ना भवनवा हमरो भूखे नाही आनवा जियारा बाउरबा। भावे ना भवनवा हमरो भूखे नाही आनवा जियारा बाउरबा। आदहन धिपल नइखे चाउर जियारा बाउरबा। आदहन धिपल नइखे चाउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। ससुर मारे तानावा ससुर मारे तानावा ननदिया गरियावे जियारा बाउरबा। ससुर मारे तनवा ससुर मारे तनवा ससुर मारे तानावा ननदिया गरियावे जियारा बाउरबा। गोतिनी के बोलिया न सोहाय जियारा बाउरबा। गोतिनी के बोलिया न सोहाय जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। लिख के पतरवा सैया लिखी के पतरवा राजा लिखी के पतरवा सैया अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा।
आवे के परी है घर बराऊ जियरा बाऊ बा।